टीवी। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज बात करेंगे हम नेटो चीफ के नए बयान की। भारत, ब्राजील और चाइना को लेकर नेटो चीफ ने बड़ी बात कही है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है कि अगर इसी तरह से ब्राजील, भारत और चाइना रशिया के साथ अपनी ट्रेड टाइज बनाए रखे रहे तो उनको कुछ सेकेंडरी सैंक्शंस या फिर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद मार्क रूटे जो नेटो के चीफ है उन्होंने ये बात कही है और हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को ये बात कही थी अगर अगले 50 दिनों में रशिया यूक्रेन के साथ जंग बंद नहीं करेगा तो काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद मार्क रूटे ने ये बात कही है। क्या इसका मतलब निकाला जाना चाहिए? हम सब जानते हैं कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, उसके बाद से ही जो क्रूड ऑयल है, उसका सबसे बड़ा जो निर्यात है वो भारत और चाइना ने किया है, जिससे जो पश्चिमी देश हैं उनको काफ़ी परेशानी है। तो इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, जय हिंद, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जो मार्क रूटे हैं नेटो चीफ, उनका ये बयान ब्राजील और भारत चाइना को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मार्क रूटे ने अभी बयान दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति और ब्राजील के राष्ट्रपति को एक तरह से जो रशियन ऑयल वो खरीद रहे हैं, इसके लिए उन्होंने एक चेतावनी दे दी है कि 50 दिन के अंदर अगर व्लादिमीर पुतिन नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आते और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं करते हैं, तो सेकेंडरी सैंक्शंस हम लगाएंगे आप लोगों के ऊपर। उन्होंने ये भी बोला है कि आप अपने मित्र जो मॉस्को में बैठे हैं, उनको बोलिए कि युद्ध खत्म करने के लिए, और अगर आपने युद्ध खत्म नहीं किया, तो इस बार हमने सैंक्शन सोच लिए हैं और ऐसा डिज़ाइन किया है, स्मार्टली डिज़ाइन किया है कि आप भी इससे बच नहीं पाओगे। इससे पहले आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप के जो रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर हैं लिंडसे ग्रैहम, उन्होंने भी बोला है कि भारत और चाइना दोनों ने मिलके रशियन क्रूड ले रहे हैं, जिसके कारण उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाए जा सकते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ कि अगर 100% रशियन क्रूड एक्सपोर्ट्स होता है, उसका 47% चाइना लेता है, 38% इंडिया लेता है। दोनों मिला के 85% लेते हैं। 85 टू और 90% टोटल आयात होता है। यस, और इंडिया जो अपना क्रूड इंपोर्ट करता है, उसके अंदर 43% रशियन क्रूड है और यूनाइटेड स्टेट से हम 6% ही ले रहे हैं। अब बात आ गई है कि ये जो चीज है वो ट्रम्प के पेट में आग लगा रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रशिया एक तरह से, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर भी बयान दिया था कि पुतिन दिन में बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और रात को वो बॉम्ब डालते हैं यूक्रेन के ऊपर। इसके लिए उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पूछा कि क्या आप मॉस्को और पीटर्सबर्ग पे हमला कर सकते हो क्या? तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला, कर देंगे, बेशक कर देंगे, आप हमको मिसाइल दे दीजिए। तो उन्होंने बोला, ठीक है, हम आपको $300 मिलियन की मिसाइल सैंक्शन करते हैं। अगले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को वार्न किया है, मॉस्को पे भूल से भी आप हमला मत करिए। आपको मालूम है कुछ महीनों पहले रशिया ने ऑर्शनिक टेस्ट की थी। ऑर्शनिक जो मिसाइल है, जो माक 11 स्पीड पे जाती है और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसमें एक साथ 7 टू 8 पेलोड्स, वो एक तरह से एक ही मिसाइल के अंदर 8 न्यूक्लियर पेलोड्स डिफरेंट डायरेक्शन में टारगेट कर सकती है। उन्होंने तो एक तरह से इंफोग्राफिक भी रिलीज कर दिया कि लंदन को काटने के लिए 15 सेकंड लगेंगे, पेरिस को 20 सेकंड लगेंगे, बर्लिन को 15-12 सेकंड लगेंगे ऐसे। इससे रूस का जो सैन्य शक्ति है मालूम पड़ रहा है। और एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो बड़बोलेपन है और एक तरह से अपनी बात को वापस ले लेते हैं, इससे भी वो सबको मालूम पड़ गया है कि ये जो मार्क रूटे ने जो बोला है, एक तरह से एक खोखली धमकी है। और ये मार्क रूटे जो है वो एक्स नीदरलैंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं।
और इनकी एक तरह से आप देखिए गीदड़ बत्ती जो हमको दे रहे हैं, आप ये समझ जाइए कि भारत ने इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लेवरोव, उसको समिट में बैठे थे, उनको पूछा गया तो बोले कि वेस्ट ने हमारे ऊपर 25,000 सैंक्शन लगाए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको भी झेल लेंगे। अब आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है इसके कारण वो नीचे जा चुकी है। आज यूरोपियन यूनियन रिसेशन में जा चुका है और रशिया इज द ओनली कंट्री इन द ईयू जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट उन्होंने दिखाया है। अब ईयू को तकलीफ हो रही है कि हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है और रशियन इकोनॉमी बढ़ रही है, ये कैसे होगा? अब ये एक तरह से भारत और चीन पे दबाव दे रहे हैं कि ये डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल नहीं खरीदे। अगर आप ये सोच लीजिए, आज अगर हम रशियन क्रूड ऑयल हम नहीं खरीदते हैं तो क्या होगा? हमें किधर से लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा गल्फ नेशन से, ओपेक प्लस नेशन से लेना पड़ेगा, अमेरिका से लेना पड़ेगा। और इंडिया और अगर चाइना ये सारी जो सप्लाई जो रशिया से लेता है वो डाइवर्ट करता है ओपेक और अदर कंट्रीज पे, तो क्या वो सप्लाई कर पाएंगे इंडिया को और चाइना को? नहीं कर पाएंगे, आपको मालूम है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? तेल के दाम बढ़ जाएंगे। भारत ने बोला है कि हम रशियन क्रूड ऑयल लेके आपके ऊपर एक तरह से उपकारी कर रहे हैं। इसके कारण देश सारे विश्व को आज जो क्रूड है $65 पे मिल रहा है, 65 से $70 पे मिल रहा है। और इंडिया क्या करता है? रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, रिफाइन करता है और उस क्रूड ऑयल को वो बेचता है यूरोप को। आप ये देखिए, इससे अमेरिकन रिफाइनर्स को प्रॉब्लम हो गई है कि हमसे क्यों नहीं ले रहे हैं यूरोपियन यूनियन। सेकेंड, आप ये देखिए कि रशियन जो नेचुरल गैस है, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से जो यूरोप को सप्लाई करते थे, वो एक तरह से बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि आप ये समझ लीजिए, रशिया वॉज सेलिंग एट अ वेरी लो प्राइस। आज वही जो नेचुरल गैस है एलएनजी टैंकर में भर के अमेरिका से आ रहा है एट 3x द कॉस्ट। इसका फायदा किसको हुआ है? इसका फायदा हुआ है अमेरिकन तेल कंपनीज को। और अमेरिकन तेल कंपनीज इनको 3x प्राइस पे दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? वहां पे लोगों के एनर्जी कॉस्ट बढ़ गए, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, उनका स्पेंडिंग पावर कम हो गया। कंपनीज को कैसे फर्क पड़ा? उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ गया। कॉस्ट बढ़ने से क्या हुआ? उनकी लागत बढ़ गई। उनकी लागत बढ़ने से क्या हुआ? उनकी सेल्स डाउन हो गई, टैक्स कलेक्शन कम हो गए। इसमें फायदा किसका हुआ? चाइना का हुआ। अब एक तरह से आप देख रहे हैं कि जर्मनी से कितनी सारी कंपनियां ने अपना जो बिजनेस है वो शिफ्ट कर रहे हैं अमेरिका को। ओके, दे आर शिफ्टिंग टू अमेरिका बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं, रिसेशन आ चुका है। और इसी के कारण आप ये देख रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी एक तरह से फल फूल रही है एट द कॉस्ट ऑफ यूरोपियन नेशन। अब यूरोप के अंदर, अब ईयू के अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुका है। ईयू बोल रहा है कि व्हाई शुड वी सेंड आर्म्स टू यूक्रेन, हमें जरूरत क्या है? अब ये देखिए, मजे की बात देखिए, $300 बिलियन जो पैकेज उन्होंने अप्रूव किया है, ये अमेरिकन आर्म्स परचेज बाय यूरोपियन यूनियन विल बी सप्लाइड टू यूक्रेन। अब इसमें सब जगह अमेरिका को फायदा लग रहा है। अब हमें भी एक तरह से आप ये देखिए, मैं तो हमेशा यही बोल रहा हूँ कि ये स्क्रिप्टेड मैच लग रहा है। इसमें एक तरह से अमेरिका का फायदा हो रहा है, रशिया का फायदा हो रहा है। डूब कौन रहा है? नेटो डूब रहा है। अब नेटो को अपना एक तरह से, नेटो में जो यूरोपियन यूनियन है वो डूब रहे हैं। और आपको मालूम है, थोड़े दिन पहले नेटो की समिट हुई थी जिसमें अमेरिका जो डैडी है इन सबका, इन्होंने बोल दिया आप अपना खर्चा जो 2% ऑफ जीडीपी कर रहे हो डिफेंस खर्चा, उसको 5% करने का है। इससे और ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो नेटो के अंदर जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है उनके ऊपर ज्यादा दबाव पड़ रहा है। वो एक तरह से समझ नहीं पा रहा है कि हमारी इकोनॉमी एक तरह से रिसेशन में जा रही है और रशियन इकोनॉमी फल फूल रही है। ये सारा दर्द उसके ऊपर है। ऑल्सो अमेरिका ने भी हाथ खींच लिया है, जो इन्वेस्ट वो करता था नेटो में और इस सब में, उसको भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वो सारी चीज़ें बदल दी हैं। तो उसके बाद से भी और जो कि अभी रिसेंटली बोला भी था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि अमेरिका ने काफ़ी बर्डन झेला है और आप सबको बर्डन शेयर करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में जो नेटो चीफ का ये बयान है,
और ये बयान जो ब्राज़ील और भारत और चाइना को लेकर ख़ास तौर से दिया गया है। हम सब जानते हैं कि नेटो और अमेरिका के बीच में कुछ ख़ासी जम नहीं रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप नेटो से दूर हो रहे हैं, यूरोपियन नेशंस और पूरे यूनियन की अगर हम बात करें तो अमेरिका के साथ उनके भी रिश्तों में काफ़ी दूरी आई है। तो ऐसे में जो ये नेटो चीफ ने बात कही है मार्क रूटे ने, इसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? इसका क्या असर आपको नज़र आता है? या देखिए कितनी गंभीर ये उनकी अ, वार्निंग है या जो भी आप इसको बोलें? देखिए लेवरॉव ने तो बोल दिया है 25,000 सैंक्शन लगा दिए, ये भी हम झेल लेंगे। भारत को एक तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि उसका बहुत सारा एक्सपोर्ट जाता है यूरोपियन यूनियन और यूएस के ऊपर, और सेम प्रॉब्लम शायद चाइना पे भी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से आपको मालूम होगा इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील के नेगोशिएशंस चल रहे हैं। यूएस एक तरह से इंडिया को धमकी दे रहा है ताकि ट्रेड डील के अंदर वो एक अपर हैंड वो एक तरह से गेन कर सके। आपको मालूम है कल इंडिया और कल इंडोनेशिया और यूएस के बीच में एक डील हो गई है, ट्रेड डील, जिसके अंदर इंडोनेशिया ने कमिट किया है कि हम आपसे $5 बिलियन की एनर्जी लेंगे, $15 बिलियन का कुछ सामान लेंगे और आपसे 50 बोइंग जेट लेंगे। और उन्होंने बोला है कि अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेंगे, अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स करेंगे तो। और हम जो इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका को उसके ऊपर 19% टैरिफ लगेगी, ऐसी बात है। तो ये भी बात हो सकती है। सेकंड आप ये देखिए ब्रिक्स समिट में बात हुई थी कि कॉमन पेमेंट सिस्टम सब लोगों का लिंक करने के लिए, और आपको मालूम है रशिया ने भारत से 10 लाख लोगों को उन्होंने बोला है कि वो चाहते हैं कि 10 लाख लोग स्किल्ड वर्कर्स जो है वो रशिया में आके काम करें। पर प्रॉब्लम क्या है कि रशिया और भारत का जो पेमेंट सिस्टम है वो इंटरलिंक नहीं किया हुआ है, तो मोस्टली वो भी होने वाला है। और ब्रिक्स के अंदर भी बात हो रही है कि सारे पेमेंट सिस्टम आपस में इंटरलिंक हो जाए, जिसके कारण सेटलमेंट जो होता है, जो स्विफ्ट में जो 1-2 दिन लगता है और ट्रांजैक्शन चार्जेस ज्यादा है, वो आपस में हो जाए, ताकि जो सेटलमेंट जनरली 1 दिन का लगता है 10 सेकंड में हो जाता है। और आपको मालूम है आईएमएफ ने भारत के पेमेंट सिस्टम की तारीफ भी की है। अमेरिका नहीं चाहता ऐसा कुछ हो जाए, इसके लिए वो एक तरह से स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है ब्रिक्स कंट्रीज को, ब्राजील, इंडिया, चाइना। अब ब्राजील तो एक तरह से कोई इधर इसमें कोई खेल में ही नहीं है। आप ये देखिए ना, इंडिया और चाइना सबसे हाईएस्ट है, ब्राजील तो ब्राजील का कुछ लेना देना नहीं है, उसको भी घसीट लेने का क्या मतलब है। तो ब्राजील को अगर घसीट रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पेमेंट सिस्टम का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो हो सकता है। ओके। और अब हम जानते हैं कि हर साल के अंत तक प्रेसिडेंट पुतिन भारत आ सकते हैं। साथ ही साथ अभी हम जानते हैं एससीओ समिट में भी काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। भारत ने टेररिज्म को लेकर एस जयशंकर साहब ने काफ़ी खुलकर बात की है और काफ़ी कुछ जो भारत करना चाहता है उसको लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। आने वाले समय में हम और क्या सैंक्शंस तो एक अलग बात है, अभी टैरिफ को लेकर ही सुलझाव नहीं हुआ है भारत, चाइना और अमेरिका के बीच में, अभी तो वही चल रहा है। ऐसे में फिर अब ये सैंक्शंस और नेटो की तरफ से बात हो रही है। तो क्या कुछ हम डेवलपमेंट आगे देख सकते हैं? देखिए ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है मुझे। भारत के प्रधानमंत्री तो उसको समिट में जाने वाले हैं, अभी रिपोर्ट्स आई है कि जापान जाएंगे एब्सोल्युटली। पहले, और वहां पे वो जो बुलेट ट्रेन है शिनकानसेन उसके ऊपर शायद वो अग्रीमेंट साइन करेंगे। उधर से ही वो बोलेंगे ठीक है चाइना भी जाके आ जाते हैं, और चाइना में जाके वो पुतिन से भी मिल लेंगे और बाकी जितने भी हेड ऑफ स्टेट आएंगे से भी बात करके जो काम जो मसला जो भारत के प्रधानमंत्री को करना है सेंट्रल एशियन हुँ। रिपब्लिक को लेके, वो सब चीज बात करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री अगर वो समिट में जाते हैं, उनको मालूम है जी जिनपिंग से कुछ बातचीत होने वाली है नहीं, चाइना सुधरने वाला है नहीं। तो वो सेकेंडरी एक ही चीज है कि एक ही जगह 8 लोग मिल जाएंगे, इसके लिए मैं जाके भी आ जाता हूँ, सबसे उधर ही बात कर लूंगा। जैसे ब्रिक्स समिट में भी आपने देखा उन्होंने कितने सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले भी थे, और जो काम उनकी, देखिए इसमें टाइम भी तो बचता है ना। आप ये देखिए चाइना जा रहे हैं, अगर उधर जाके आप समझ लीजिए ब्राजील, साउथ अफ्रीका, पुतिन से मिल लेते हैं और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को मिल लेते हैं,
तो मोदी जी का तो एक तरह से काम इजी हो जाता है ना, तो उसके हम्म। लिए वो जा, ये मेरा मानना ओके, बट ये हम इसको इस तरह से नहीं देख सकते कि जिस तरह से अमेरिका, चाइना, भारत, रशिया और इन सबको इस पूरे जो रशियन ब्लॉक है उसको जिस तरह से परेशान कर रहा है, तो ऐसे में कोई एक यूनिटी हो जाए कुछ स्ट्रांग। हालांकि इंडिविजुअली रशिया, चाइना और रशिया भारत के रिश्तों की बात करें तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन व्हेन वी काउंट रशिया, चाइना और इंडिया टुगेदर तो थोड़ा सा चाइना को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो क्या वो भी इक्वेशंस कुछ चेंज होती नजर आएंगी? है। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं लगता कि इक्वेशन चेंज होने वाले हैं। चाइना एक तरह से डरा हुआ है, इसके लिए आपको मालूम है वो हमारे जो हमारे यहाँ पे चाइनीज वर्कर्स जो काम करते हैं फॉक्सकॉन में, उनको उन्होंने बुला लिया है। टनल बोरिंग मशीन नहीं दे रहे हैं, एक तरह से हमें स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स नहीं दे रहे हैं, और हमारे जो मैग्नेट्स है जो हम इग्नोर इम्पोर्ट करते थे उस पे उन्होंने बैन लगा के रखा है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से उन्होंने भारत की ग्रोथ को सेबोटाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट यहाँ तक आई है जिसमें बताया गया है कि S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके पैसे हमने दे दिए, उसकी 2 बैटरी हमारे को आनी है। चाइना के बोलने पे रशिया डिले कर रहा है, और रशिया भी नहीं चाहता कि आगे ऐसी प्रॉब्लम्स हो, इसके लिए उसने बोल दिया कि S-500 का डिफेंस प्रोडक्शन हम इंडिया में ही करना चाहते हैं। तो कहीं ना हम्म। कहीं रशिया की भी मजबूरी है चाइना को लेके, क्योंकि उसका ट्रेड आज चाइना के साथ $250 बिलियन का है। तो $250 बिलियन का ट्रेड बचाना भी जरूरत है, तो रशिया ने भी इसके लिए बोल दिया है कि हम आपके साथ आपके देश में ही प्रोडक्शन कर लेंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर लेंगे, आईपी राइट्स दे देंगे, लोकलाइजेशन कंपोनेंट्स आप कर लीजिए, चाइनीज कंपोनेंट्स चाहिए ही नहीं, सब चीज बोल दिया। तो अब ये चीजें इंडिया और चाइना के बीच में होने वाली नहीं है, भले ही जयशंकर साहब चले जाए या मोदी जी चले जाए, क्योंकि चाइना की नीयत ही नहीं है। चाइना की एक ही नीयत है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा भारत को काम करने के लिए, जो उसने ऑपरेशन सिंदूर में किया। सैटेलाइट की लाइव जो लोकेशन है इंडियन फोर्सेस की वो दे रहा था, उसको उसने PL-15E मिसाइल दी, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया, JF-17 दे रहा है। और अभी जिस हिसाब से बात चल रही है, तो एक तरह से डीप टाइस है उनके। तो मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अभी सुधरेंगे, भले ही मीडिया में कुछ भी बात हो जाए। लास्ट में अगर आप देखा जाए, इंडिया का जो भी डिसीजन होता है मिसाइल या कुछ भी लेने का, उसका अल्टीमेट चीज है कि इंडिया चाइना को माइंड में रख के वो चीजें प्रोक्योर करता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि चाइना को लेकर एक सवाल यही आ जाता है अंत में, चाहे रशिया हो या फिर भारत हो, रिश्ते बहुत बेहतर हैं, ट्रेड टाइज या फिर अलग किसी भी रिश्तों की बात करें, लेकिन अंत में चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और इसी वजह से कहीं ना कहीं चाइना के साथ वो नज़दीकियां नहीं आ पाती, चाहे रशिया हो या फिर भारत। लेकिन पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो वो एक अलग ही रिश्ता है। उस रिश्ते पर हम क्या ही बात करें, ये तो दुनिया जानती है। और अब ये जो नेटो चीफ मार्क रूटे ने भारत, चाइना और ब्राजील को लेकर बड़ा बयान दिया है, इस बयान को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, या फिर भारत और चाइना का इस पर क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि ब्राजील इसमें सिर्फ एक नाम मात्र ही इसमें शामिल है, ब्राजील का कोई इसमें खास लेना देना नहीं है, क्योंकि 85 to 90% जो क्रूड ऑयल है रशियन, उसका इंपोर्ट भारत और चाइना करते हैं। तो ब्राज़ील को इसमें शामिल किया गया है सिर्फ़ इस वज़ह से क्योंकि वो ब्रिक नेशन है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कुछ अपडेट्स आते हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।